Hello and welcome to Meritorium Academy. 2025 जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आने के बाद है ना हमने काफी रिजल्ट सेलिब्रेशन किया है और आज उस सीरीज में आज हमारा एक टॉपर स्टॉक है जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर मिस्टर अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ हैं। तो हम लोग इनसे इनके साथ डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पढ़ाने के अलावा इनका क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन रहा जिससे इन्होंने जेई में इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है ना। सो वेलकम अनुराग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज कैमरा के उस साइड बैठते थे, आज सर के सामने आकर बैठे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग है ये। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये देख रहा है वो भी एक दिन मेरे ही जगह पर आकर बैठे। उसके लिए बस आपको मेहनत ही करना है और पढ़ाई करना है, जैसा जैसा सर कहें वैसा बस करते जाना है पूरे साल। और पूरे 2 साल अगर सर की बात कोई मान ले तो आईआईटी में एआईआर बन भी आ सकता है, क्योंकि सर का जो कंटेंट है वो किसी भी टॉपर बैच से कम नहीं है। मतलब कोटा के भी बड़े बड़े बैचेस से सर का कंटेंट कुछ अच्छा ही है, इसीलिए। ठीक है अनुराग। तो अनुराग ऐसा रहा कि जैसे एक बचपन में जैसे मैं जब स्टूडेंट था है ना तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो साइंस में धीरे धीरे जागा है ना। तो आपको कब ऐसा लगा कि हमको अपना साइंस में ही आगे कैरियर बनाना है या 10th के बाद मैं साइंस ही लूंगा? जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट आया। तो आपके लिए वो मतलब टर्निंग पॉइंट कब था, कब आपको ऐसा लगा कि हमको आगे जाके साइंस लेना चाहिए? 9th और 10th में जब हम लोग अपने स्कूल जाते थे तो सर ही हमारे स्कूल में साइंस पढ़ाते थे। ओ हाँ, उस समय तो हम ही थे। यस हाँ। सर। उसी समय से सर इतना बेसिक से पढ़ाते थे साइंस, और साइंस को इतना विजुअलाइज कराते थे हम लोग को कि उसी समय से मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे साइंस में कुछ अपना कैरियर आगे बनाना है, इसी सब्जेक्ट को मुझे आगे पढ़ना है। और फिर जब मैंने 10th पास किया तो सर के बारे में मुझे पता चला कि सर आरा में ही मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी चलाते हैं, जिसमें वो जेई और नीट की पढ़ाई कराते हैं। तो फिर मैं सर को पहले ही से जानता था, इनके बारे में मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, इसलिए मैं सर के पास ट्यूशन करने के लिए इनको अप्रोच किया। उसके बाद सर ने मुझे बताया कि जेई और नीट एग्जाम कैसा है, इसमें कितना स्कोर किया जाता है, इसमें कैसे स्कोर किया जाता है, इसमें पढ़ाई किस लेवल पर की जाती है। और फिर 2 साल तक मैं कंसिस्टेंटली सर को ही फॉलो करते गया, और आज मैं अपनी जगह पर यहाँ पर हूँ। ओके अनुराग। अच्छा, जनरली क्या होता है बाबू कि जब जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं ना तो अब क्योंकि आप भी ये सारी चीजों से फेमिलियर हो चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बात होती है ना। 10th तक हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं वो पढ़ाई एक अलग लेवल पर चलती है और जब आप जेई नीट और 11th 12th की बात करते हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा अप स्टैंडर्ड है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा कैसा था, तुमको कैसा लगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्मूथ था या तुमको भी स्टार्टिंग में दिक्कत आया? जब 10th की साइंस मैंने खत्म की तो मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा था। उस समय मुझे लग रहा था कि जो मैंने 10th में ही पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का साइंस है। लेकिन जब मैं अपना इनिशियल फेजेस ऑफ क्लास में आया तो मुझे पता चला, जैसे सर इनिशियली स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर से, तब मुझे पहले ही चैप्टर में पता चला कि साइंस क्या चीज है और जेई और नीट की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर भी सर इतने बेसिक से मुझे पढ़ाए, एक ही चीज को दोबारा दोबारा एक्सप्लेन किए, बार बार मुझसे पूछे कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे बच्चों से पूछे वो। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते बेसिक से सर हमको पढ़ाते गए, और आज हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते गए, और आज मेरा परसेंटाइल आप देख ही सकते हैं। ऐसे ही साइंस में सर ही ने मेरा इंटरेस्ट जगाया था, और सर ही ने उस लेवल पर मुझे आज प्रिपेयर किया है। ओके। तो अच्छा रहा। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम जब टीचर्स क्लास में ऑलरेडी होते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो आउट ऑफ 25 30 40 जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैच में, मेरे बैच में मैक्सिमम इतने ही स्टूडेंट्स रहते हैं। 40 से ज्यादा मैं बैच एक बनाता नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पर्सनली हर एक बच्चों पे मेरा ध्यान जाता है ना। कई बार बच्चे क्या होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते हैं लेकिन इतने भीड़ में पढ़ रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े बैचेस में पढ़ रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा होता है अगर कोई डाउट भी हो गया तो वो पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, है ना। उसके बाद क्लास के बाद सर उतना समय दे पाए या नहीं पाए, तो इसलिए उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो बैच स्ट्रेंथ था वो मैक्सिमम 30-40 का ही था। जब अनुराग, मुझे याद है आज भी, जब अनुराग पहली बार मुझे कॉल किया था कि सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ, तो ये कब आया था? जब रिजल्ट आ गया था शायद अनुराग, है यस ना। सर। जब सीबीएसई बोर्ड 10th का रिजल्ट आ गया था तो मेरा पहला सबसे सवाल यही था कि जब तुमको ज्वाइन करना था, तुम मेरे बारे में जान ही रहे थे, तो तुमने अपना 1-1.5 महीना क्यों वेस्ट किया? और इसने बड़ा कॉमेडी वाला आंसर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला कि सर मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारे 10th में जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो ही तुमको 11th में भेजेंगे। जी। जेई का प्रिपरेशन तुमको तभी कराएंगे जब तुम्हारा 10th में अच्छा रिजल्ट आएगा।
तो 10th में भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया था, 95% के आसपास था, शायद साइंस में 95 ही था, यस सर। है ना? तो फिर ये आया था प्रिपेयर करने के लिए, है ना? अच्छा, गुड। तो अनुराग तुम बताओ कि तुमने कैसे किया? जैसे मान लो कोई भी चैप्टर ले ले या फिजिक्स ही ले लेते हैं, तो फिजिक्स की तैयारी तुमने कैसे की? कौन-कौन से बुक्स वगैरह तुमने फॉलो किए? क्या किया? इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया था तो फिजिक्स में मुझे बस वो 3 लॉ मोशन के ही पता थे और उसके अलावा मुझे फिजिक्स के बारे में इतना पता नहीं था। और जब मैं यहाँ पर आया तो सर उस समय काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे। उस समय सर ने मुझे 2 बुक्स रिकमेंड की थी। एक तो एचसी वर्मा बुक और एक डीसी पांडे बुक। मैंने दोनों बुक ली और सर का पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि वो क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही में हर एक चैप्टर के बाद वो एचसी वर्मा का डिस्कशन यहीं पर अपने साथ सबको कराते हैं। एक एक क्वेश्चन वो पूछते हैं सारे बच्चों से, जिससे भी एक से भी नहीं बना तो क्वेश्चन बोर्ड पे वो बताते थे और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और इसी वजह से जो फिजिक्स में मेरा बेसिक्स है वो बेसिक्स मेरा शुरू से ही बहुत स्ट्रांग होते गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फिजिक्स में मेरा वो उस बेसिक्स की वजह से ही फिजिक्स मुझे ज्यादा अच्छा से समझ में आने लगा, उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होने लगे और इसीलिए फिजिक्स में मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया। अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ये स्टार्टिंग में ये जो 2 बुक्स है ना, बच्चे प्रिलिमिनरी पे इनको कर सकते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है ना, जब 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कौन-कौन से बुक्स अच्छे हैं। ठीक है? तो होता क्या है ना कि कई बार आप देखेंगे बच्चे, टीचर्स या कोई अच्छे-अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि आप इरोडोक सॉल्व कीजिए या किसी अच्छे-अच्छे टेक्स्ट बुक का ओलंपियाड और लेवल 3 सॉल्व कीजिए। वो बिल्कुल करने चाहिए और एडवांस लेवल का कंटेंट और क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारा किया है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप 10th के बाद 11th में आए और सडनली आपको कोई बोले कि आप इरोडोक सॉल्व कीजिए या आप लेवल 3, लेवल 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने लगिए, तो आप फंसेंगे ही उसमें। इसलिए पहले बहुत स्टार्टिंग में ये बेसिक रहता है कि कम से कम 2-3 जो आपके बेसिक 11th 12th और कंपटीशन रिलेटेड बुक्स हैं, उनको पहले आप सॉल्व करिए। एचसी वर्मा सॉल्व करिए, डीसी पांडे सर के लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व करिए। तो इन सारे से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और एक बार आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, आपका उन पर कमांड आया, तब फिर आप आगे और अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? मतलब ये इस तरीके का क्या हुआ कि आप बेस स्ट्रांग आपका है नहीं और आप चाह रहे हैं कि एक 100 स्टोरी का बिल्डिंग खड़ा हो जाए। तो इसलिए पहले बेस स्ट्रांग करना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जाके लेवल 3 लेवल 4 के क्वेश्चंस जो हैं या ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस या जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं, आप वो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अनुराग ये बताओ कि तुम्हारा डेली रूटीन किस टाइप का है ना? डेली रूटीन तुम कैसे फॉलो करते थे? क्योंकि हर कोई टॉपर्स का रूटीन फॉलो करना चाहता है ना? डे तो डेली रूटीन तुम्हारा किस तरीके का था? कैसे पढ़ाई किया करते थे? तुम तो शायद अपने गांव से आते थे ना यस डेली? हाँ। हमारा क्लास यहाँ पर मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी में 7:30 से शुरू होता था। इसके लिए मुझे 5 एएम में उठना पड़ता था और फिर मैं उठकर बस पकड़कर यहाँ पर 7:15 तक पहुंच जाता था। उसके बाद सर से हम लोग पढ़ते थे, सर वहां पर क्वेश्चन डिस्कशन कराते थे, कॉन्सेप्ट बताते थे, एक्सप्लेन करते थे हर एक चीज को और फिर कोचिंग करते करते हमारा यहाँ पर 2 से 3 बज जाता था। उसके बाद जब मैं घर जाता था तो थोड़ा सा आराम करता था। उसके बाद मैं फिर से जो भी सर ने आज मुझे पढ़ाया है, जो भी सर ने मुझे आज होमवर्क दिया है, उसको मैं लेकर फिर से बैठता था, सारी चीजों को रिवाइज करता था और ये करते करते मुझे रात में 9 या 10 बज जाते थे। उसके बाद मैं अगले दिन की तैयारी करता था। तो मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में बस सर की बताई हुई चीजों को ही किया और अपने से कुछ करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आज मेरा स्कोर अच्छा आया है। हाँ, ये बात है बाबू। देखो क्या है ना कि कई बार स्टूडेंट्स ना अपने आप को बहुत गलत नहीं समझना है इसको, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं वो भी एक समय स्टूडेंट रहे हैं, है ना? काफी हमारा एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाई का और उसके बाद काफी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो टीचर आपके, आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, आपके अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी बात को जरूर मानिए क्योंकि वो हर साल का एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, और बताओ अनुराग, घर पे कैसा माहौल है? मम्मी पापा क्या कैसा फील कर रहे हैं, वो ये बताओ। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सबके चेहरे पर एक अलग तरह की स्माइल दिखती है मुझे, इससे मुझे बहुत खुशी होती है और यही मेरा मोटिवेशन था पढ़ने का कि मेरे वजह से सबके ऊपर एक खुशी की लहर चढ़े ताकि सब लोग खुश रहें। आज हमारे टीचर्स भी खुश है, मेरे पेरेंट्स भी खुश है, मेरे रिलेटिव्स भी खुश हैं। इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप लोग भी जब इस लेवल पे आ जाएंगे तो आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है बाबू। देखो, हमेशा किसी के लिए मेहनत करो या ना करो, अपने आप के लिए करो या ना करो, अपने टीचर्स के लिए करो या ना करो, लेकिन ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक तरीके से आपके मदर और फादर,
है ना, उनको उनके लिए जरूर मेहनत किया करो, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आपके मम्मी पापा आपके लिए सबसे प्राइमरी होने चाहिए, है ना। अगर आप उनके लिए मेहनत कर पा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हमको अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा करना है, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ इसी चीज के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हर तरीके का फैसिलिटी वो आपको दे रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट कर सकें, आप लाइफ में बहुत अच्छे जगह पहुंच सकें। इसीलिए ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात अनुराग ने बोली कि मम्मी पापा को लेकर के इसके मन में हमेशा से था कि इनके लिए अच्छा करना है। ओके, और बताओ अनुराग, कुछ ऐसी चीजें जो तुम शेयर करना चाहो जो तुम तैयारी के दौरान कभी ऐसा हुआ, कभी कि कई बार ऐसा होता है कि जनरली कंपटीशन में करते करते अभी ऐसा लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लगता है इस बार मेरा अच्छा नहीं हो पाएगा। ये नेगेटिव थॉट्स प्रिपरेशन के दौरान हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई ना कोई स्टूडेंट कभी फेस करता है, उसको लगने लगता है कि अरे ये बहुत हो गया, पता नहीं मेरे, मतलब एक सेल्फ डाउट वाली बात कि क्या मेरे से हो पाएगा क्या, या हम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा कभी तुम्हारे प्रिपरेशन में हुआ क्या? यस सर, बहुत बार हुआ है, सबके प्रिपरेशन में होता है ये फेज। जब मुझे याद है अभी भी, जब सर मुझे रोटेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें जब सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म किया, उसके बाद जब वो प्योर रोलिंग पढ़ाने लगे, तो मुझे वैसे तो क्लास में सब समझ में आता था, लेकिन घर पे जाकर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो मुझे लगता था कि मेरे ही में बहुत ज्यादा कमी है। फिर मैंने सर से कंसल्ट किया इस बारे में, तो सर ने कहा नहीं, सारे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। और सर ने फिर कहा कि अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो मुझे बताना। और फिर एक और फेज आया जब सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही खत्म कर दी थी। और जब सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो मैं ऑर्गेनिक के जो रिएजेंट्स है उसको मैं भूलने लगा था, इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट मैं भूलने लगा था, कलर जो भी थे कंपाउंड के। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में आ गया था कि मैं जब फिजिकल पढ़ता हूँ तो ऑर्गेनिक भूल जाता हूँ, ऑर्गेनिक पढ़ता हूँ तो इनऑर्गेनिक भूल जाता हूँ। तो क्या मेरा जेई इससे होगा, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। तो फिर सर ने भी उस समय भी कहा था कि सबके लाइफ में ये फेज आता है, जो भी प्रिपेयर कर रहा है कभी ना कभी ये फेज सबके लाइफ में आता है। और फिर मैं सर की बात मानकर पढ़ने लगा और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखा। और फिर मुझे दिसंबर आते आते पता चल गया कि ये सबके लाइफ में ये फेज आता है, और मेरे भी लाइफ में आया था, लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना था इसमें। वेरी गुड, यही सब बात है। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपको ये डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि नहीं, मेरे सिलेक्शन के रास्ते में जो जो चीजें भी आएंगी वो मुझे करना है। और एक चीज तो आप बाबू मान लो, आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप एक चैप्टर के लिए 10-10 बुक बना जाओ, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। एक बार आपको आया हुआ चीज, मान लेते हैं कोई बच्चे ने 11th क्लास में रोटेशन पढ़ लिया और आने वाले 1.5 साल वो रोटेशन नहीं पढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि रोटेशन के क्वेश्चन उससे बन जाएंगे? रोटेशन तो चलो एक अच्छा चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर भी उठा लो, काइनेमेटिक्स ले लो, वर्क पावर एनर्जी ले लो, जनरली इनके क्वेश्चन ईजी रहते हैं, ये भी आपसे नहीं बनेंगे अगर आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे। और केमिस्ट्री तो फुल रिविजन वाली ही चीज है। केमिस्ट्री को तो आप जितने बार पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में ही कितने सारे रिएक्शंस हैं, मैं देखता हूँ बच्चों को सारा कुछ हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उनसे सिंपल सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस भी पूछो, है ना, क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या है। तो अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस वाली जो बात है वो भी आपकी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप अपना सिलेबस पहले अच्छे से पढ़िए, और जितना बार आप अच्छे से रिवाइज करेंगे आपका सिलेक्शन उतना गारंटीड होगा। ठीक है, तो अनुराग अब बताओ कि जेई मेंस तो हो गया, अच्छा रहा, बहुत अच्छे, हम खुश हैं, है ना। लेकिन तुम बताओ अब जेई एडवांस को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो? जेई एडवांस करने के लिए हर एक चैप्टर के मैं सबसे पहले नोट्स अपने रेफर कर रहा हूँ, सारे नोट्स से क्वेश्चन को वापस बना रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करते करते वो रटने वाला एक एटीट्यूड अपने आप आ जाता है, मतलब किसी भी एस्पिरेंट के अंदर, कि कोई भी क्वेश्चन है जैसे केमिस्ट्री में तो उसको रट लो, क्योंकि डायरेक्ट मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, और वो हमेशा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट को वापस रेफर कर रहा हूँ। और साथ ही में सर हमारा एडवांस का टेस्ट लेते रहते हैं, और एडवांस के लिए उन्होंने हमको सीट दी है, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, डीसी पांडे हो गया, एचसी वर्मा हो गया। और सर भी इरोडोप के क्वेश्चन बहुत सारे हमें क्लास में ही करा देते थे, तो वो सारे क्वेश्चन को मैं वापस कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरी धीरे धीरे एडवांस के लिए प्रिपरेशन होते रह रही है। हाँ, जेई एडवांस में जो भी बच्चे मेरे भी बहुत सारे बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, है ना, लगभग 11 स्टूडेंट्स हैं जो जेई एडवांस देंगे मेरे आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात बाबू क्या है
कि जेई एडवांस का आप कोई भी क्वेश्चन अगर उठाकर देखोगे ना, मेंस में क्या होता है, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग हो जाता है, या अगर आप उसको सॉल्व भी करेंगे तो 2 से 3 लाइन में बन जाएगा। लेकिन जेई एडवांस के क्वेश्चंस में वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, आपका फॉर्म मतलब पूरा कैलकुलेशन चेक करेंगे, और कई बार मेजोरिटी ऑफ द टाइम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन उठाएंगे तो हो सकता है उसमें एसएचएम भी लगे, और साथ साथ में हो सकता है रोटेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। आप वर्क पावर एनर्जी ले रहे हैं तो साथ साथ में वो काइनेमेटिक्स और एनएलएम वगैरह का भी कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, है ना। मॉडर्न फिजिक्स भी बना रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ हो सकता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का भी कॉन्सेप्ट लग जाए, मैकेनिक्स लग जाए, सर्कुलर मोशन लग जाए, है ना। तो इसीलिए आप फोकस करिए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। और लास्ट समय के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप पीवाईक्यूज बनाइए। 2013 से लेके 2024 तक के जेई एडवांस के पीवाईक्यू बनाइए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाइए। मैंने हमेशा एम्फेसिस किया है इन लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए। मैं इनको अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर में मार्क करके देता था, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। माना कि सब्जेक्टिव एग्जाम अब नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। हमने देखा है कि पहले का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता था वो अभी एडवांस में किसी दूसरे एग्जैक्टली तो नहीं कॉपी होता है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते जाएंगे, आपका जेई एडवांस का भी अप्रोच बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो अनुराग, आई होप, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जेई मेंस में अच्छा किया, है ना, और आप टाइम निकाल कर आज आए ताकि हम लोग बाकी जो भी बच्चे हैं उनको गाइड किया जा सके। और ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस। हम चाहते हैं कि हमारा मीटिंग एक बार फिर इसी तरीके से हो, और जेई एडवांस के लिए भी आप क्वालिफाई करें, और इससे भी बड़ा जश्न हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जेई एडवांस देना है। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग ले ही रहे हैं, और आगे इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज बाबू जरूर दीजिए, हर एक बच्चा जो जेई एडवांस का एस्पिरेंट है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब जेई एडवांस से रिलेटेड आप बात करते हैं ना, तो आपको क्या है, आपको एक दिन में बैक टू बैक 2 एग्जाम्स देने हैं, है ना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, 3 घंटे एग्जाम देने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पहला 3 घंटा तो उनका माइंड एग्जाम में अच्छा काम करता है, फिर उतना ही उसी लेवल का टफ पेपर आपको फिर 2 घंटे बाद मिलता है। तो आप कभी भी जेई एडवांस का टेस्ट सीरीज दीजिए तो एग्जाम के पैटर्न में ही देने की कोशिश करिए, है ना। 9 से 12 एक दे दिए, फिर बीच में 1-1.5 घंटे का गैप, फिर 3 घंटे का दे दिए। तो हमेशा इस तरीके से टेस्ट सीरीज लो, एक पूरा दिन निकालो टेस्ट देने के लिए, और टेस्ट बन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट अनुराग, and thank you for coming, and congratulations once again.